हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जर्मनी में कितना कमा रहा हूँ, मेरी अपनी सैलरी कितनी है। सारा का सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ ताकि यार मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार भाई आप कितना कमाते हो जर्मनी में, आप जर्मनी में पिछले 1 साल से हो, या आप कितना कमा लिया है या कितना कमा रहे हो, आपकी सैलरी क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर। स्टूडेंट बंदे यहाँ पर कितना कमा सकते हैं, कोई जॉब पे बंदा बाहर से आता है तो यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है। सारा का सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। उसके साथ अपनी सैलरी भी रिवील करने वाला हूँ, जो कि कोई भी लोग, कोई किसी से भी आप पूछ लें वो अपनी पर्सनल सैलरी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये कोई एक सा कोई लॉ तो नहीं बना हुआ। लेकिन नॉर्मली जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो वो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमें बता देता है कि यार आप सैलरी किसी के साथ अपनी डिस्कस ना करें। ठीक होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग मोटिवेट हों। मैं चाह रहा हूँ कि यार जो भी पाकिस्तान इंडिया में लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं यार वहाँ पर। मैंने 5 साल मैंने वहाँ पर काम किया था एक कंपनी में। इस तरह मेरे मेरे काम किया था, मुझे ये लग रहा है अभी मैं यहाँ से 1 साल में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार वो मैंने 5 साल ज़ाया कर लिया अपने। आप ये समझ लें, आप ये समझ लें 5 साल की जो मेरी वहाँ पर जो सैलरी थी और यहाँ के जो कंपेरिजन मैंने 6 मंथ में अपने वो सैलरी पूरी कर दी थी। तो आप ये समझ लें कि 5 साल की सैलरी और 6 मंथ की जर्मन सैलरी, तो आप अपनी लाइफ को ही मतलब चेंज कर सकते हैं अगर अगर करना चाहें तो काइंडली मैं आप लोगों को हर चीज़ें इसमें हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। आप चाहें तो अपनी ये वीडियो या मेरी पुरानी वीडियोस भी देख के आप अपनी फैमिली को दिखाएं कि यार ये भाई इतना बोल रहा है कि यार यहाँ पर जाने के बाद हम स्टूडेंट पे जा रहे हैं तो हमारा सारा कुछ खर्चा इतना होगा, हमारी इतनी बचत होगी, या जॉब पर्पज़ के लिए जा रहा है तो हमें इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद इतना खर्चा होगा और नेट अमाउंट हमें इतना आएगा। फिर वो नेट अमाउंट आप अपने कंट्री की जो सैलरी मिलती है उससे कंपेयर करें, उससे अगर 4 गुना एटलीस्ट ज़्यादा हो रही है तो फिर आप ट्रैवल करें यहाँ पर, या 4 गुना ज़्यादा नहीं हो रही तो मैं कहूँगा कि यार आप लोग रुकें। कम से कम 4 गुना से ज़्यादा हो रही है तो फिर ट्रैवल करें आप, मैं तो ये कहूँगा। ठीक हो गया, सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस डिटेल में। उसके साथ मैं अपनी सैलरी भी रिवील करूँगा ताकि आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यार यहाँ पर जो जर्मन का एक लॉ बना हुआ है, एक डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जो नॉर्मल रेजिडेंट परमिट होता है या ब्लू कार्ड होता है या यहाँ पर पीआर होती है, उसके बाद पासपोर्ट होता है, ये 3-4 यहाँ पर क्राइटेरिया है। लेकिन ये सारा क्राइटेरिया आपकी सैलरी पे सारा कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इन्होंने इसे बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम आते हैं हमारे आने के बाद पता चलता है यार इतना टैक्स देना पड़ता है, जबकि मैंने 30 साल, मेरी एज 30 है अभी, मैंने 30 साल में पाकिस्तान में इतना टैक्स नहीं दिया था जो मैंने 1 मंथ में मैंने इनको इतना टैक्स दे दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मंथ में मैंने इतना इनको टैक्स दिया है। जो मैंने कैलकुलेट किया है अपना यूरोस में, जो मैंने इनको टैक्स दिया उतना मैंने पाकिस्तान में 30 ईयर्स में टैक्स नहीं दिया। मतलब 30 ईयर्स तो मेरी एज है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने प्रोफेशनली मैंने 5-6 साल मैंने काम किया था, तो उधर जाके मैंने, मुझे नहीं लगता मैंने इतना टैक्स दिया है वहाँ पर। मतलब 6 साल का टैक्स और यहाँ 1 साल 1 महीने का टैक्स, तो आप कंपेयर कर लें। चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप कहीं पर काम कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप कर रहे हो, तो आप अपना टैक्स को कंपेयर कर रहे हैं। यार 1 मंथ में इतना इन्होंने टैक्स ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया हुआ है कि ऐसा लॉज बनाए हुए हैं तो आप मतलब कोई गलत काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं टैक्स बचाने के लिए, जो हमारी जो सोच होती है अपनी एशियन कंट्रीज की, यार वो बोलते हैं कि यार हमें कुछ पैसे हमारी सैलरी के हिसाब से अकाउंट में डाल देना, कुछ हमें कैश में दे देना ताकि हमारा उसमें टैक्स बच जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है ताकि ये चोरी तो हो ही नहीं सकती। आप समझ जाएं कि इन्होंने प्रोसेस ही ऐसा बनाया हुआ है। क्या प्रोसेस बनाया हुआ है सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूँ, आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। अब मुझे ट्रैवल करना है, यहाँ जॉब करनी है, और जितना फिर आपका लक, आपका नसीब, सारा कुछ उसके बाद जो भी देखा जाएगा। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो आप जब स्टडी पर्पज़ के लिए आते हैं, ठीक है, स्टडी आपकी जॉब, आपकी स्टडी एडमिशन होगी जब आप ट्रैवल करते हैं, तो स्टूडेंट के हवाले से मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई थी, वो भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, ताकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट में कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो बड़ी। क्योंकि इसमें मैं डिटेल में स्टूडेंट जॉब्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स कितना कमा रहे हैं। मेरे साथ
2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे दूसरे रूम में। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उसमें 5 रूम है। एक अपार्टमेंट में 2 पाकिस्तानी रहते हैं, एक रूम में 2 पाकिस्तानी रहते हैं। जो वो दोनों पाकिस्तान, एक इंडियन भी रहता है मैं बिल्कुल मेरे सामने, क्योंकि 5 रूम है यहाँ पर। तो वो इंडियन कितना कमाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तानियों का बता देता हूँ नॉर्मली वो कितना कमा रहा है। एक बंदा 1100 यूरो कमा रहा है, 1100 यूरोस। सिर्फ 80 ओवर्स काम करता है, 20 घंटे पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करना चाहे तो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन नहीं करता वो। और दूसरा जो है वो 900 यूरोस कमाता है, लेकिन उसका काम डिफरेंट है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हो। अगर कोई वो प्रोफेशनली आपको जॉब मिल जाती है स्टूडेंट लाइफ में, तो आप 1500 यूरो तक भी कमा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन आपका कौन सा काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर कमा रहे हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अगर 1100 यूरो कमा रहा है, कोई 900 यूरो कमा रहा है, तो 1000 यूरो कमा रहा है, तो आप समझ जाएं कि यार हम यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में, आप यकीन करेंगे आप स्टूडेंट लाइफ में पाकिस्तान इंडिया में क्या कमा रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपका जो खर्चा होगा 600 यूरो आप लगा लें, 500 से 600 यूरो आपका खर्चा होगा, बल्कि इससे कम ही होगा, क्योंकि अगर शेयरिंग में रहते हैं, रूम किसी के साथ शेयर करते हैं, फिर तो 400 यूरो तक आपका एक मंथ का खर्चा होगा। तो 600 यूरोस मेरा वो पाकिस्तानी दोस्त वो बचा रहा है पैसे, 600 यूरोस एवरी मंथ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 600 यूरो आप कन्वर्ट कर लें कि इतना आप कमा रहे हैं पाकिस्तान में एज ए स्टूडेंट लाइफ में। और लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा स्टूडेंट तो आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिल जाता है यार, साथ ही साथ स्टडी भी तो चल रही है, उनकी स्टडी भी चल रही है, साथ साथ वो कमा भी रहे हैं, तो उनका एक बेनिफिट बन जाता है। ठीक हो गया। उसके साथ मैं आप लोगों को जॉब का, जो जॉब पर्पज़ के जाते हैं यार, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे मैंने आप लोगों को, कि यहाँ पर इतना ऐसा लॉ बना हुआ है जिसमें आप लोगों को यार ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि यार हम तो कोई यहाँ पर आने के बाद कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। क्राइटेरिया ऐसे बने हुए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी होती है वो ईयरली होती है। आप ऐसे समझ, आप किसी भी कंपनी में हायर होते हैं, वो क्या करेगा कि आप जैसे पाकिस्तान इंडिया में नॉर्मली मंथली सैलरी बता देते हैं कि यार ये आपकी मंथली सैलरी है 50,000 1 लाख, ये आपकी मंथली सैलरी है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपको ईयरली आपको सैलरी बता देते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, 60,000 है, सारा कुछ आपको ईयरली बताते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि ईयरली सैलरी आपकी डिक्लेयर होगी यहाँ पर। अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके मिनिमम आपको 30,000 मिलेगी, ये बात क्लियर होगी आपको। अगर फुल टाइम जॉब करने आ रहे हैं आप प्रोफेशनली, पाकिस्तान इंडिया से जॉब सीकर वीज़ा पर और जॉब मिल जाती है आपको, तो मिनिमम आपकी सैलरी 30,000 यूरोस पर ईयर। बाद में कन्वर्ट कर लेना आप अपनी करेंसी में, फिर कंपैरिजन करना। ठीक है, 30,000, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ, ये आप लोग समझे कि आप लोगों को क्या बचेगा नेट में, और मैं सारा कुछ अपना भी बता देता हूँ उसमें। 30,000 मिनिमम आपको मिलेगी, विच इज़ अराउंड आई थिंक मंथली हम करते हैं तो 2,500 यूरोस पर से मंथली आपकी सैलरी होगी। ठीक हो गया। फिर जब आपकी 2,500 यूरो होगी तो आपको ये क्या करेंगे कि यार नॉर्मल रेजिडेंट परमिट होता है, जिसमें हम काम, यानी कि वर्क परमिट कहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट परमिट कहते हैं। अगर 2,500 से लेके फॉर एग्जांपल 30,000 यूरो पर ईयर की है, जो 2,500 मंथली हो गई, 30,000 से लेके 43,900 तक अगर आपकी सैलरी है, तो आप क्या करोगे, आपको जो इनका जो वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा, वो आपको नॉर्मल वर्क परमिट मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। वो नॉर्मल का मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट, इनकी कैटेगरीज बनी हुई है जॉब वर्क परमिट की। अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके 43,900 तक है, तो आपको नॉर्मल वर्क परमिट मिलेगा। वो डिपेंड करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है तो वो आपको 4 साल का देंगे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो वो आपको 1 साल का देंगे, 6 महीने का तो 1 साल का, इस तरह सारा कुछ वो डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे कितना है। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तो मुझे अनलिमिटेड मिला हुआ है कार्ड। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि वो लाइफ टाइम नहीं होता, 4 साल का होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आपकी सैलरी फॉर एटलीस्ट मिनिमम 44,000 या उससे ज़्यादा है, फिर आप क्वालिफाई करोगे ब्लू कार्ड के लिए। अब यहाँ पर आप चीज़ें एक समझें कि इन्होंने क्या चालाकी की हुई है, किस तरह ये गवर्नमेंट चल रही है। अगर क्योंकि अगर किसी को ब्लू कार्ड चाहिए तो वो 44 मिनिमम उसकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक हो गया, 44 मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद ऑनवर्ड उसकी जितनी भी सैलरी हो। 44 उनके लिए जो आईटी प्रोफेशनल या मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई डॉक्टर आता है या जिसके प्रोफेशनल कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है या किसी और फील्ड से रिलेटेड है, तो उसकी सैलरी 56,000 यूरोस पर ईयर की होनी चाहिए। ये आईटी प्रोफेशनल को ये कुछ बेनिफिट देते हैं, मैनेजमेंट जो आईटी से रिलेटेड हैं या स्किल्स लेवल है, उनके पास डिग्री है,
तो उनको कुछ बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर ब्लू कार्ड के लिए। तो 44 में आप क्वालिफाई कर जाते हो ब्लू कार्ड के लिए, ठीक हो गया। अगर नहीं है आपके पास, अगर फिर भी आपको ब्लू कार्ड चाहिए तो आपकी सैलरी मिनिमम 56,000 यूरोस होनी चाहिए पर ईयर की, ठीक हो गया। ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यार आईटी प्रोफेशनल को ये कुछ बेनिफिट देते हैं कि ताकि 44 में ये ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाए। इसमें चोरी कहाँ नहीं होती, मैं आप लोगों को ये बता दूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी ले लें आप, या किसी और की ले लेते हैं, क्योंकि मैं अपने आप पे तो चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर बता सकता सारी चीज़ें, लेकिन आप किसी और की ले लें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो चाह रहा है कि यार मेरी सैलरी आप फॉर एग्जांपल 50,000 यूरो है, फॉर एग्जांपल 50,000 यूरो, मैं उसको एम्प्लॉयर को बोलूँ कि यार मेरी सैलरी तुम 30,000 मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दे दो, 20,000 मुझे इस तरह दे देना, हाथ से या किसी तरीके से दे देना। फिर मुझे जो कार्ड मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा, फिर ब्लू कार्ड के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। ब्लू कार्ड के लिए भी कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। आप बोलोगे यार ब्लू कार्ड के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, उसके लिए भी एक लंबा सा एक वीडियो टॉपिक बन जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप समझ जाएं फिलहाल कि उसके भी बेनिफिट अलग से हैं। ब्लू कार्ड होगा तो आपको यहाँ पर जो पीआर होगी यहाँ पर वो जल्दी मिलेगी, पासपोर्ट आपको जल्दी मिलेगा। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, ठीक होगा। तो चोरी का तो सवाल ही नहीं बनता। फिर आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, फिर आपको सारी की सारी सैलरी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो इस तरह जर्मन जितनी भी कंपनीज हैं वो लीगल तरीके से चलती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर तो चोरी कर ही नहीं, एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं चोरी नहीं कर सकता, जितने भी हैं सारा कुछ यहाँ पर लीगल तरीके से काम चलता है। इसके अलावा मैं आप लोगों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि चोरी क्यों नहीं होती, कि यार ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो बंदा। अगर उसकी सैलरी वो बोल दे यार मुझे 30,000 ऐसे दे दे, 20,000 ऐसे दे दे, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर ये है कि यार वो बोलता है मेरी जितनी सैलरी भाई उतनी मुझे दे दे, क्योंकि नॉर्मल लोग यहाँ पर जर्मन लोग भी ऐसा करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये कोई सीधे नहीं है, यहाँ पर बड़े ऐसे लोग हैं, लेकिन इनका 90% अच्छा काम चलता है, 10% थोड़ा सा मिक्स में चलता है, तो वो काउंट में नहीं आता। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि 90% मिक्स में चल रहा होता है, 10% अच्छे हैं, तो फिर कंट्री ऐसी होगी। तो ज़्यादा यहाँ पर इस तरह ये स्टेबल कंट्री है। इकोनॉमी आप इसकी देखें, सारा कुछ देखें, ठीक हो गया। तो ये तो होगी आपको सैलरी के यार एटलीस्ट आपको ये इतनी सैलरी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक होगा। मिनिमम आपको 30,000 सैलरी मिल सकती है। आप ये माइंड में आपको क्लियर हो गया होगा कि यार मुझे मिनिमम 30,000 सैलरी मिलेगी। ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे मिनिमम 30,000 सैलरी मिलेगी। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देता हूँ साथ साथ, उसके बाद मैं अपना सैलरी का भी रिवील कर देता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी है, सारा कुछ। मेन रीज़न क्या है यार ये बताने का कि आप लोगों को 30,000 तो मिलेगी। आप अब ये सोचना ज़रूर है, मैंने क्या बोला कि अपनी सैलरी को कंपेयर भी करना। अब मैं बताता हूँ 30 फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 30,000 है फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा ही होती है नॉर्मली। मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपनी आपको 30,000 पे हायर करेगी, इससे ज़्यादा ही हायर करती है। 36 तो मिनिमम देती है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड 30,000, क्योंकि 30,000 से कम होगी तो आपको नॉर्मल जो वर्क परमिट है वो नहीं मिलेगा। यहाँ का भी एक रूल बना हुआ है कि यार क्योंकि टैक्स भी पे करना पड़ता है, सारा कुछ खर्चा वर्चा निकाल के एटलीस्ट आपको कुछ बचे। अब जब 30,000 आपको मिलेगी पर ईयर की, तो उसमें से आप मंथली सैलरी आपकी 2,500 है। 2,500 में से जो आपका टैक्स पे होगा, 4 किस्म का यहाँ पर टैक्स होता है। मैं आप लोगों को वो भी नॉर्मल नाम बता देता हूँ। एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स होता है, जो हम सैलरी का जो टैक्स होता है, ठीक है, वो हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, अल्लाह ना करे आपका मतलब 1 साल के बाद जॉब नहीं होती है तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स आप मंथली दे रहे हो तो, लेकिन उसकी भी एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि कम से कम आपकी 1 साल की ये टैक्स दिया हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जा रहा होता है। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस का टैक्स जा रहा होता है। सोशल सिक्योरिटी वो है जो आप 50-60 साल के बाद काम के लायक नहीं बचोगे तो वो आपको 1,000 यूरोस या उससे ज़्यादा या उससे कम, मुझे कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, वो आपको बेनिफिट देंगे। ये सोशल सिक्योरिटी आपकी अपनी सेफ है, ठीक हो गया। ये जब भी आप अगर वापसी अपने कंट्री इंडिया पाकिस्तान जाना चाहते हैं, 4 साल काम करके वापसी भी जाना चाहते हैं, 2 साल के बाद यहाँ से रिफंड भी ले सकते हैं, तो वो आपकी सेफ है। फिर लेकिन स्टार्टिंग में तो आपकी जा रही है। 3 ये हो गए, कौन कौन से? इनकम टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स। उसके साथ आपकी क्या होती है? केयर टैक्स। केयर टैक्स का मतलब ये है कि आप अल्लाह ना करे एक मतलब आप माजूर हो जाते हैं या बुखार हो गया आपको, या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उठने के लायक नहीं है, फिर आपको कम से कम कोई बंदा ऐसा चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आपको टांग में कोई ऐसी चीज़ लग गई है, ऑपरेशन हो गया है आपका, या एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि माइंड में चीज़ें क्लियर हों कि यार यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसकी भी आपकी केयर इंश्योरेंस की टैक्स जारी होते हैं। केयर इंश्योरेंस में आपका क्या होता है कि
कुछ हो गया ऐसा प्रॉब्लम और आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प कर पाए मेरी, तो वो बंदा फिर आपको ये देंगे। तो इसकी भी इंश्योरेंस जा रही होती है एवरी मंथ, थोड़ी सी अमाउंट होती है, कोई 20 से 30 यूरो पर मंथ की होती है, लेकिन वो भी जा रही होती है। तो ये 4 टैक्स ये हो गए, ठीक हो गया। 4 टैक्स आपके साथ, ये जो 4 टैक्स जाने के बाद जो आपकी 2500 सैलरी है, 2500 आपके 2500 जो आपकी सैलरी है, उसमें से जो आपका ये 4 टैक्स चले गए, उसके बाद जो नेट अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1700 समथिंग, 1720 या 1721 यूरोस या 1750 लगा लें। ठीक हो गया। आप ये लगाएं कि 2500 में से मेरा कितना टैक्स गया, 1725 मुझे बचा, 1725 1750 यूरोस, ये आपका नेट आपके अकाउंट में आ गया। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया कि मुझे कम से कम 750 यूरो मेरा टैक्स चला गया। ये मिनिमम मैं आपको 30,000 की बात बता रहा हूँ, ये आपका टैक्स चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपको अपना खर्चा निकालना है। कोशिश करें कि शेयर्ड अपार्टमेंट में रहें ताकि आप लोगों का खर्चा कम हो। अगर प्राइवेट में रहते हैं तो फिर अलग बात हो जाएगी कि यार प्राइवेट अपना पर्सनल अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि स्टूडेंट्स या जो भी जॉब पे आता है फिलहाल स्टार्टिंग में लेता है। हाँ, फैमिली के साथ रहते हो फिर आपको टैक्स भी थोड़ा सा कम देना पड़ा। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो यही अमाउंट 2000 हो जाएगी, आपको 2000 मिलेंगे। अगर अकेले रहते हो तो 1750 मिलेगा, फैमिली के साथ आते हो तो 2000। आप ये क्यों, ये बोलते हैं कि इनका रूल बना हुआ कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको कम टैक्स देना है, क्योंकि फैमिली के साथ खर्चा भी तो ज़्यादा होगा ना। तो ये भी इस तरह का भी सोचते हैं, ये अच्छे भी लोग हैं यहाँ पर। तो रूल उनका अच्छा भी बना हुआ है कि फैमिली के साथ रहोगे तो बेनिफिट मिलेगा, विदाउट फैमिली रहते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे इतना मुझे टैक्स मेरा बच सकता है अगर मैं फैमिली के साथ यहाँ पर आता हूँ। ठीक हो गया। तो 1750 आपको नेट अमाउंट आ गया, उसके साथ आप अपना खर्चा लगा लें। अगर शेयर्ड अपार्टमेंट रहते हैं तो आपका 1 या 2 फ़ायदे होंगे। रेडियो टैक्स भी पे करना पड़ता है एवरी मंथ, जो सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं उनको पे करना पड़ता है। अगर शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं जो आपका ओनर होगा वो ही पे करेगा। एक बंदा, अगर 10 लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, जो इसका अपार्टमेंट का ओनर होगा एक बंदा वो ही पे करेगा, क्योंकि एक अपार्टमेंट का एक रेडियो टैक्स होता है, तो वो विच इज़ इक्वल टू 18 यूरोस, 20 यूरोज 18। अगर आपका अपना पर्सनल स्टूडियो अपार्टमेंट है या छोटा सा अपार्टमेंट है फिर आपको 20 यूरोज वो भी देने पड़ेंगे। उसके साथ आपको इंटरनेट का मंथली 20 या 25 यूरो तक का पैकेज या 30 यूरो तक का पैकेज होता है, वो भी पे करना पड़ेगा। तो ये 50 यूरो आप अगर शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये आपकी बचत हो जाएगी। ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म होगी। इसके अलावा भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मेन चीज़ पे आता हूँ कि यार मेरी सैलरी कितनी है। दिस इज़ द मेन टॉपिक। भाई मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैं अपनी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी। मेरी सैलरी, मैं ब्लू कार्ड के, मेरे पास ब्लू कार्ड है, मैं एज ए IT प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास ब्लू कार्ड है। आप अगर जिसको नहीं पता कि यार ब्लू कार्ड की कितनी सैलरी, तो मैंने तो वीडियो में बता दिया है, नेट पे जाकर लिखेंगे कि यार ब्लू कार्ड सैलरी फॉर IT प्रोफेशनल इन जर्मनी, तो वो आपको बता देगा। मैं यहाँ पर ब्लू कार्ड के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो ब्लू कार्ड के बाद वो मेरी जो नेट अमाउंट आती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आती है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैचलर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, जबकि मैं हूँ तो शादीशुदा, लेकिन मैं अकेले रहता हूँ। मेरा फैमिली का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक नहीं आई यहाँ पर, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन मेरे अल्लाह के करम से मेरा मतलब इतनी बचत हो जाती है कि चलो ठीक है यार, काम चल रहा है। अब देखें कि मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, अपनी सैलरी भी बता दी। नॉर्मली ये भी लोग नहीं बताते कि आप ब्लू कार्ड के लिए हो या नॉर्मल रेजिडेंट परमिट है आपके पास, क्या है। मेरे पास ब्लू कार्ड है। नॉर्मल होता तो मैं पाकिस्तान या जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं होता। ठीक हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पर भी अच्छा कमा रहा था। इतना तो मैं कमा रहा था कि मेरे 4 गुना ज़्यादा नहीं हो रहे थे। अगर 4 गुना ज़्यादा नहीं हो रहे, 2 या 3 गुना ज़्यादा हो रहा, तो मैं तो कहूँगा वहीं पर रुको यार फैमिली के साथ। 4 गुना, मिनिमम 4 गुना आपकी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, फिर आप ट्रैवल करो यहाँ पर जर्मनी में। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन इसमें मिल जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।